बाबा साहब ने कहा है, ये बात तो हमको सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। जुल्म जास्तियाँ तो आपके साथ नसीब में है, हज़ारों वर्षों से होता रहा है। तो संविधान अगर नहीं खुला होता तो हम कुछ नहीं बन पाते, और मध्यम मार्ग ही रास्ता है, मध्यम मार्ग से ही सब कुछ हो सकता है। एजुकेशन में जो है वो मैं चाहूँगा कि हर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गए, उनको स्वागत करने के लिए कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। मैं धीरेन्द्र कुमार एक बार फिर से एक विशेष शो में हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास स्क्रीन पर खास शख्सियत हैं। आपको बता दें, वैसे सर किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी जो हमारे नए दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, आप हैं पूर्व आईएएस, पूर्व सचिव भारत सरकार, 2 वर्ष लेक्चरार रहे, 3 वर्ष आईपीएस रहे और 36 वर्ष आईएएस रहे। वर्तमान में आप पॉलिटिकल क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में लगातार संघर्षरत हैं। आपको बता दें, आप नेशनल प्रेसिडेंट आदर्श समाज पार्टी भी हैं। लगातार आदर्श समाज पार्टी आए दिन आगामी चुनाव में और पूर्व के चुनाव में मैदान में प्रत्याशियों को उतारते भी हैं। तो आपको बता दें, इस वक्त हमारे इस खास स्क्रीन पर डॉक्टर चंद्रपाल साहब हैं। तो सर, सबसे पहले एक बार फिर से आपका द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास स्क्रीन पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, जैसा कि समाज के और हमारे दर्शकों के कुछ सवाल निकल के आ रहे हैं आपके विषय में। पिछले समय से आप करीब कई महीनों से आप जो है समाज से दूर रहे। क्या वजह रही इसको लेकर के कि आप जो है समाज से दूर रहे? क्योंकि समाज के लोग काफ़ी चिंतित थे आपके विषय में, जो आप लगातार एक्टिव रहते थे और बीच में आप समाज से दूर रहे या गायब रहे। क्या कहेंगे सर? नहीं भाई, ऐसे मत कहिए कि मैं गायब रहा। मैं पिछले 1 साल से वास्तव में परेशान था। मेरी धर्मपत्नी को सोडियम साल्ट की कमी हो गई अचानक, और वो गिर गई थी आगरा में जब हम गए थे। तो उसके बाद हम दिल्ली चले गए। हमारे बेटा है और 2 बेटे वहाँ पे देखभाल करने के लिए, इलाज कराने के लिए। तो हर सब जगह वहाँ पर इलाज कराया, कहीं कुछ निकला ही नहीं। तो और परेशान रहे कि आखिरकार क्या बात है। तो अतः फिर वो पता लगा कि सोडियम की कमी। और मैं इस बात पर हर एक को सलाह दूँगा कि जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं वो अपना सोडियम एंड पोटेशियम अवश्य जाँच कराते रहें, ब्लड टेस्ट कराते रहें। जैसे आपको बात करा, कोई बीमारी नहीं थी, सुबह शाम 3-3 किलोमीटर घूमती थी। अचानक ऐसा हो गया तो हमें चिंता करते था। हमने उनको ठीक कर लिया और वहाँ गए, वहाँ उनके साथ देखभाल करते थे, सुबह शाम को आते थे। और जो लोग हमसे मिलने आते थे, दिल्ली में तो हम 3 साल प्लानिंग में रहे, प्लानिंग कमीशन में, और 1 साल हम सेक्रेटरी हमेशा भी रहे। तो मैं जब आया था फर्स्ट सेक्रेटरी, इसलिए वहाँ बहुत एक्टिव रहता था। आज भी लोग वहाँ आते हैं, जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली लोनी में एक प्रोग्राम था, उसका मुझे चीफ गेस्ट बुलाया। ऐसे गाजियाबाद है, मैं वहाँ कलेक्टर रहा हूँ, बड़ा मशहूर कलेक्टर रहा हूँ। मुझे सेंड ऑफ किया था करीब हाथी पर बिठा करके लोगों ने। जी। तो बड़ा गौरव में होता है कि अभी भी जाता हूँ वहाँ, शादी ब्याह में भी जाऊँ तो बस सब भेज लेते हैं और वो दिन याद करते हैं कि साहब आप जैसा कलेक्टर कैसा हो, चंद्रपाल जैसा हो, ये नारा लगाते लगते हैं। तो मुझे बड़े आश्चर्य होता। तो मैं कभी भी मतलब आउट ऑफ समाज सेवा नहीं रहा। समाज सेवा तो मेरे हृदय में है। मेरे फादर स्वतंत्रता सेनानी रहे थे, तो वो 7 साल की उम्र में फादर को खो दिया, मगर तब से अब तक हमेशा उनके याद में मैं काम करता रहता हूँ। और समाज सेवा के अलावा अपनी सरकारी सेवाओं में भी, आप सभी जानते हैं, हमारे पुराने लोग जो हमारे हैं, नवयुवकों को अभी पता नहीं है, वो हवा में भूल जाते हैं, मगर उनको सबको पता है कि हमने क्या किया। जी बिल्कुल सर, इसी में स्वास्थ्य का हमारा सवाल था, तो हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि करीब 75 की इस ईयर में सर आप इतना एक्टिव कैसे?
कैसे रहते हैं सर इतना ये एक्टिव? ये तो कुछ नहीं है, जिसमें तो हमारे प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, मनमोहन सिंह साहब थे, उनको देख लीजिए, ये लोग बहुत एक्टिव रहते थे। क्यों? विचार से एक्टिव है, और भावना से जो उनके अंदर भरी हुई है उससे एक्टिव होता है। मेरे अंदर भी जो हमने सारे इतने साल नौकरी, जैसे आपने मेंशन किया, जी। इसके सब होते हुए भी हमेशा जहाँ भी जाते थे तो डॉक्टर अम्बेडकर जयंतियाँ वगैरह कोई फंक्शन होते थे, 20-20, 30-30 साल एक एक जगह पे मैं यहाँ हमेशा जाता था। मेरे अलावा कोई दूसरा था ही नहीं जो प्लेटफॉर्म पे आके बोल सके बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब के बारे में, के बारे में। और मैंने बुद्धिज्म को तो इतना गहराई से पढ़ा कि फिर बाद में डीलिट भी मैंने किया है। कितने लोग होंगे पूरे इंडिया में जो डीलिट है बुद्धिज्म जी। के, और जो आज बुद्ध बने हुए हैं, पहनिए कपड़े और बुद्धिज्म की बात करने लगते हैं और उल्टी सी बातें करते जी। हैं। बुद्ध का क्या है, मैंने आपको एक बार बोला था जी बिल्कुल। कि बुद्ध मध्यम मार्ग क्या है, उस सरल भाषा में मैंने बताया। जी। भगवान बुद्ध चाहते थे मानव मानव एक समान जियो जीने जी। दो, है सबका वो हो, वो तो उन्होंने पूरे सिद्धांत बता दिए। उन सिद्धांतों पे अगर आप चलोगे, मैं इस समय नहीं कहना चाहता पूरे डिटेल में, आप उनके बारे में कभी भी मेरा इंटरव्यू लें तो आपको सबको और जनता को आनंद आएगा, क्योंकि वो डीलिट ऐसी डीलिट है जो कि बहुत से फैक्ट्स रिवीलिंग है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, हम आगे बढ़ना चाहेंगे। चूँकि पिछले समय में आप लगातार समाज के बीच में अपडेट नहीं थे, तो एक सवाल है सर, जो पार्टी आपकी पार्टी के बाद में बनी, उस पार्टी का लीडर एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, वो आज अमेरिका पहुंच गए हैं, और आप जो है इतनी बड़ी हाई पोस्ट पे रह करके आप भारत सरकार में सचिव भी रहे, आप 36 वर्ष आईएएस रहे, 3 वर्ष आईपीएस रहे, 2 वर्ष लेक्चरार रहे, आप सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित रहे, ऐसा कैसे हो सकता है सर? ये तो गलत बात है जी। क्या चंद्रशेखर आज़ाद को मेरी दुआएं, मैंने उनको बहुत सहायता भी की थी। वो तो उसमें एनएसए में बंद हो गए थे, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर के निजी सचिव थे, यहाँ के होम सेक्रेटरी से बात करके, वो तो अभी बच्चा है, एडवोकेट नया कर रहा है, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, छोड़ दिया। मगर उन्होंने तो वास्तव में थैंक्स तो नहीं कहा। और मैं जहाँ तक उनका अमेरिका जाने की बात है, तमाम है मेरे एमपी आजकल भी बहुत से मिनिस्टर्स है मेरे एमपी भारत मेरे विदेशों की यात्रा कर रहे हैं जी। और इस बात को सिद्धांत करने के लिए कि जो अभी अटैक हुआ था, उन्होंने युद्ध की स्थापना की और उसमें हमारी विजय हुई और सारी विजय हुई, और सारे उसको जो आर्मी के लोग हैं, उसके लोग हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो भी उसमें एक्टिव रहे हैं, सबको नमन करते हैं, देश का गौरव बढ़ाया है। इससे जहाँ तक किसी चंद्रशेखर का बात है, उसमें तो मुझे कोई खास कहना नहीं है, हर आदमी अपने अपने प्रयास करता है। मगर मेरी आप कह रहे मैं दिल्ली तक ही रहा, ये तो गलत बात है, क्योंकि मैं कम से कम 36 पूरे कंट्रीज में घूम चुका हूँ। जी 36 36 कंट्री में जापान भी गया हूँ, कोई ऐसा देश नहीं है जो अच्छा जिसमें मैं नहीं गया। 2-3 बार पेरिस गया हूँ, एंड और वो भी सब सरकारी काम से। एक बार मैं 93 में मुझे याद है, मैं अमेरिका में गया था, लंदन में ट्रेनिंग में गया था, वहाँ से फिर अमेरिका गए थे। तो अमेरिका में मेरा भतीजा रहता है, तो वो मुझे ले गया, फूफा जी वहाँ डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है, उसमें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जहाँ बाबा साहब पढ़े थे, आप चलेंगे? मैंने बिल्कुल चलूँगा। तो मैं उसके साथ वहाँ गया, और वहाँ हॉल था, उस हॉल में जैसे लोग बैठे हुए थे सारे न्यूयॉर्क के आसपास के वाशिंगटन के होते जो हमारे पुराने लोग पहुँचे हुए थे, डॉक्टर अम्बेडकर वादी है वहाँ रहते हैं, बड़ा उत्साह है उनमें। तो उन्होंने कहा, मैं अपना बैठ गया पीछे, तो किसी ने जाके वो हमारा कार्ड दे दिया, मैं सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन था उसमें जी, या खादी में था। तो उसके बाद उस कार्ड से उन्होंने बुलाया कि साहब 5 मिनट बोलिएगा डॉक्टर अम्बेडकर साहब के स्कूल जी। मैंने ठीक है सर, 5 मिनट मुझे तो श्रद्धांजलि अर्पित करनी है, फिर उन्होंने श्रद्धांजलि करनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है बोलिए। तो मैं बोला, मुझे हंसी आती है, मैं बोला 5 मिनट के, जैसे ही 5 मिनट हुआ मैंने कि सर बंद करें क्या, वहाँ एम्बेसडर भी बैठे हुए थे, बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे हुए थे। तो जहाँ वो 5 मिनट में जो हमने जिस्ट कह दिया, वो इतने प्रभावित हुए कि नहीं साहब बोलिए बोलिए कंटिन्यू। एंड मैं वहाँ पर 45 मिनट में मेरा भाषण कोलंबिया यूनिवर्सिटी, 45 मिनट कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद जी। और फिर जब निकल के आए, बंद हुआ,
तो जितने आप आश्चर्य करोगे, जितने प्रोफेसर और वो एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह थे, वो सब मेरे साथ रहकर फोटोग्राफी। तो मैं कैसे भूल सकता हूँ, तो चंद्रशेखर को अभी बरसों लगेंगे जी। उस स्तर पे पहुँचने में। और फिर वहाँ तमाम जितने भी वहाँ पर बसे हुए लोग थे, अमेरिकन इंडियन लोग जो वहाँ से थे, वो आके मिलते थे, क्योंकि मैं एक आज ही के एग्जीबिशन में उसमें मैं गया था, जहाँ शासन से उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजा था। तो वहाँ पर मैं अकेला था, IAS का और कोई था भी नहीं। तो वो जो जितने आते थे वो आके बैठते थे और कहते थे कि सर, मैंने कहा ये कैसे लग रहा है? अरे सर क्या आए, जब हम आए थे बड़े उत्साह 55 में बड़े उत्साह से आए थे अमेरिका में कि हमारा ये है, मगर ये दुख होता है आज के हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, तब ये तलवार लटकी रहती है कि किस समय हमको कोई काट दे दिया जाएगा कि आप आ जाओ। तो हमको महसूस होता है कि हमारा भविष्य अंधकार में हो गया। तो इसीलिए तो अपने देश में रहना चाहिए था, सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल। मैं तो नहीं कहूँगा कि संकीर्णता होनी चाहिए, वो उन्होंने कहा बड़ा अच्छा काम उनके लिए अमेरिका में किया है, बड़ा गौरव प्राप्त किया है जी बिल्कुल इंडियन लोगों ने। तो उसमें मुझे भी बड़ा गौरव प्राप्त हुआ। और मैं वहाँ पर कई बुद्ध के जो टेम्पल्स थे उनमें बुद्ध विहारों में मैं क्या उनके साथ बैठा, बातचीत की। तो उन्होंने कहा था ये कष्ट है हमको और दुख होता है, आज हमारी संतानें भी हमसे हमारी बात नहीं सुनती। तो मेरे तमाम रिश्तेदार हैं, दो तो एक हमारे साड़ू थे, उनका दामाद और लड़की दोनों डॉक्टर हैं और वहाँ न्यूयॉर्क में, और साड़ू है वो भी है, तो उसके भी बच्चे बड़े बड़े। अब सब वो कह रहे हैं विदेशी हो गए, विदेशियों से शादी हो रही है। तो अब मैं कभी कभी बड़े ठंडे दिमाग से सोचता हूँ कि मेरी बेटी की बेटी लंदन में से किया, उसमें बेटे ने किया था लंदन में, तो ये लोग तो सब फिर ऐसे चले जाएंगे, तो देश की सेवा कौन करेगा? सर समाज का एक और सवाल है, हमारे जितने भी IAS IPS होते हैं समाज के, दलित समाज के लोग, वो अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजते हैं और विदेश में ही वो उनका जो है सेटअप हो जाता है, वो सेट हो जाते हैं। और जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो कहना था, जो हमारे समाज से निकले हुए लोग हैं जो अच्छे पायदान पे हैं, आज वो लोग पे बैक टू सोसाइटी के अंतर्गत काम ना करके और अपने ही परिवारों में मौज मस्ती और अपने ही परिवारों को आगे बढ़ाते रहते हैं। ये समाज का सवाल है सर। ठीक है, मगर ये समाज वाले तो बेचारे जानते नहीं ज़्यादा बात। और ये भी बात सही है कि जो इंटेलिजेंट है अगर है वो लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ का भी एक्सपोजर होता है, बातें होती हैं। वहाँ पर जो रहने वाले हैं वहाँ अमेरिका में ठहरे स्थिर है, उनकी स्थिति मैंने बता दी आपको जी। मैं तो इसके पक्षधर नहीं जी। मैं जब वहाँ से गया लंदन में ससेक्स यूनिवर्सिटी में, तो मुझसे कहा गया, ये PK मिश्रा जो प्राइम मिनिस्टर का PS है, ही वाज आल्सो देयर। तो उस समय उस यूनिवर्सिटी में मुझसे कहा गया कि आप जो है PhD कर लीजिए एजुकेशन में यहाँ से। तो मैंने कहा साहब मुझे तो 3 महीने बहुत बुरे लग रहे हैं कि मानना पड़ता, 3 महीने सजा है, मैं तो आई विल लाइक टू गो बैक। मैं PhD करूँगा तो अपने प्रदेश देश में करूँगा। तो अब यहाँ मैंने PhD की, PhD करने के बाद DLED की, तो ये मुझे ज़्यादा गर्व है। मैं वहाँ फंसना था तो शायद वो मैं अपने को उतना विकसित नहीं कर सकता। और फिर साथ ही साथ जो हमने समाज की सेवा की, नौकरी के साथ साथ सभी जानते हैं जी, छोटे लोग तो अभी दिल्ली में मुझे एक आदमी ने मुझे दिखाया कि मेरा सब जीवन परिचय दिए हुए सुबह सुबह घूम रहे थे, वो भाग के आया लेके अपने घर से निकाल के सर ये दे दिया आपका क्या क्या आपने किया है। तो मुझे बड़ा गौरव। वो उसका लड़का वहाँ चीफ इंजीनियर है रेलवे में, मेरा बेटा तो इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस में, तो वो घूमते हैं साथ साथ हम और हमारे मिसेज और बस सर हमारे होता है। तो वो जो विदेश में रहने वाली जहाँ तक समझ मेरा खुद का विचार है, ठीक है आप एक्सपोजर करिए। बाबा साहब के जो सिद्धांत था कि उन्होंने पढ़ाई की, सब कुछ किया, आपने को बहुत सी चीज़ें इधर उधर के चीज़ों से पढ़ के उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कोलम यूनिवर्सिटी गए, लंदन भी रहे, वो भी रहे, मगर महसूस होता वो चले आए, और चले आए तो तभी तो आपने देश की सेवा कर सके और संविधान लिखा। और संविधान अगर वहाँ हुए होते तो नहीं लिख पाते, क्योंकि वहाँ का तो मौका था ही नहीं। जी। तो ये मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जाते हैं IAS और IPS में, जो भी इंटेलिजेंट जाते हैं, कम पैसे वाले, कम स्टेटस वाले भी बच्चे जाते हैं। हम ही ने इंतजाम किया था कि दलितों के मैं दलित कर रहा हूँ, SC/ST के बच्चे जो भी हैं उनकी पढ़ाई के लिए भी वहाँ पर प्रबंध होना चाहिए। तो 22 उस पर हर साल जाते हैं स्कॉलरशिप पर, 22 लड़कियाँ फॉरेन जाते हैं पढ़ाई करते हैं। इसलिए जाते हैं कि बाबा साहब ने खुद कहा कि हमारे बच्चों को बाहर भेजिए और बाहर से वहाँ से पढ़ के आएंगे, तब यहाँ के आएंगे, वहाँ से अपना ज्ञान प्राप्त करके आएंगे,
उसका फायदा होगा। तो मैं तो बहुत 100% डॉक्टर अम्बेडकर वादी। जी, मैं लेकिन सर इसी में सवाल को मैं रोकना चाहूँगा और इसी में एक कड़ी ऐड करना चाहूँगा। बहुजन समाज के ही निकले हुए कुछ लोग हैं, वो उनका सवाल है कि डॉक्टर चंद्रपाल साहब जो है उन्होंने अपने समय में, अपने कार्यकाल में एजुकेशन के पर्पज़ में समाज हित के लिए क्या किया है? ओह ओह, ये सब चंद्रपाल ने ही किया है और किसी ने कुछ किया ही नहीं है। मैं एजुकेशन में रहा हूँ तो एजुकेशन में सुधार किया। जैसे ध्वनि शिक्षा प्रणाली के बहुत खिलाफ हूँ मैं। तो हम तो गांव के पढ़े हुए हैं, प्राइमरी स्कूल में पैदल जाने वाले थे, स्कॉलरशिप मिलता था, मेरिट स्कॉलरशिप 5-6 से मेरिट स्कॉलरशिप मिला है, एमएससी तक मेरिट स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप मिला, 4 स्कॉलरशिप सेंक्शन हुए थे मुझे। तो मुझे तो इम्पोर्टेंस जो बड़े विद्वान कहते हैं, बड़े होशियार मानते हैं, उनका सबका मुकाबला करते हुए ब्यूरोक्रेसी में 36 साल ब्यूरोक्रेसी में भी टांगे मेरी खिंचाई होती रही, मगर कोई मुझे पा नहीं पाया। तो वो मेन चीज़ ये है कि जितने भी हैं कि जनता ने क्या किया एजुकेशन के बारे में जी। एजुकेशन की तो सोच, क्योंकि हमने एजुकेशन किया था नीचे से, और टीचर्स को भी मैंने इनफैक्ट मैं बोलता था और टीचर लिखते थे। दूधनाथ मिश्रा थे हमारे गोरखपुर यूनिवर्सिटी, तो केमिस्ट्री पढ़ा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, तो पूरा तो होने दो जी, तो पूरा ही होगा तब तक उसके बाद कुछ लोग कहते, कुछ लोग की बातों सबका जवाब मेरे पास है, जो भी पूछना चाहो पूछना। शिक्षा के बारे में हमने कहा कि डबल शिक्षा सबसे बड़ी नुकसानदायक है गरीबों के लिए। उसके लिए प्राइमरी एजुकेशन जो बहुत ख़राब है स्कूल में, उसको सुधारना चाहिए। तमाम फैसिलिटी दिलवा के जितने भी काम किए वो फैसिलिटी वगैरह दिलवाना हमारा काम था। दूसरा एक ख़ास बात ये थी कि जब मैं सेक्रेटरी एजुकेशन था और लव वर्मा शायद हमारे साथ स्पेशल सेक्रेटरी थे, तो ये बात पर प्रस्ताव आई, जो सेंट फ्रांसिस कॉलेज है इसमें पढ़े थे, मेरा बेटा भी पढ़ा था जी। तो इनको लेकर के वो बोले कि हमें हमारा एक और विद्यालय वहाँ पर आ जाना चाहिए सेंट फ्रांसिस जैसा। तो मैं ठीक है, आपका जो बुतिया हुआ है उसमें ये सुनिश्चित करिए कि 25% गरीब बच्चे जाएंगे। जी। 25% पर उसमें बड़ा संघर्ष हुआ, क्योंकि जी। वो इंडिपेंडेंट है, तो तक नहीं होना चाहिए। हमने कहा 25% जब तक नहीं होगा तब तक मैं अनुमति नहीं दूँ, तब तक वहाँ पर स्कूल खुले। सेंट फ्रांसिस कॉलेज से जाके पूछ सकते हैं। उसके बाद मैंने देखा कि जब मैं भारत सरकार में प्लानिंग यहाँ प्लानिंग कमीशन में रहा, जी। तभी मैंने प्लानिंग का बहुत एजुकेशन किया। जी। एजुकेशन के बारे में जो सत्यापन से हुआ था, सत्यापन भी कराए कि कितने बच्चे जाते हैं कि नहीं जाते हैं, क्या कौन बीच में गड़बड़ करता है, छात्रवृत्ति कौन खा जाता है, तो सत्यापन कराए। जो एजुकेशन को वृद्धि के लिए स्कूल खोलने के लिए कहा कि गाँव में जो जितने भी जगह है वो सुकाज के लोग डॉक्टर अम्बेडकर काम योजना के माध्यम से स्कूल खुल जाना चाहिए छोटे मोटे, जैसे हर गाँव में पढ़ाई। आज हर गांव में पढ़ाई की बात करते हैं, स्कूल खोलने की बात करते हैं, जो उसी सिद्धांत से जो मैंने बनाए थे उसी के आधार पर चल रहे हैं। एजुकेशन की बात है तो आज जो फिर दिल्ली में हाई कोर्ट में लोगों ने किया, वो बात वहाँ भी इंट्रोड्यूस हो गया कि 25% गरीबों के बच्चे जरूर होंगे। और हमेशा इस बात पर विवाद होता रहता है कि वहाँ के जो अभिभावक है वो कहते हैं 25% तो मिलना ही चाहिए, तब वो शिक्षा हायर एजुकेशन में नहीं जा सकती। और फिर हायर एजुकेशन के बारे में हमने बिल्कुल साहब कहा कि हायर एजुकेशन जितनी भी है वो सब में हमारा आरक्षण भागीदारी होनी चाहिए। बिना भागीदारी कोई चीज़ नहीं, भागीदारी नहीं बिना होगी। तो बाबा साहब ने कहा था जब तक पढ़ेंगे नहीं करेंगे उनको बाहर भी भेजो, जैसे आइडिया आए वो अंदर करें, ऐसे ही यहाँ पर है। जब हमने कहा कि जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे आगे नहीं जाएंगे तो आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए एजुकेशन में उनकी भागीदारी ऊपर तक होनी चाहिए। जब पैसा नहीं है तो नहीं है। दूसरा आप देखिए, कोई लड़का था, मुझे याद है कि मैं सेक्रेटरी था किसी विभाग का यूपी में, रेवेन्यू का रहा हूँ किसी और का, इसमें साथी भवन बैठता रहा था। एक लड़का आया और जैसी मेरी आदत थी कि जो भी आता है वो उसकी सुनता था, मैं उसकी समस्या दूर करता था। उसने कहा कि साहब मैं मेरे इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया है, मगर एडमिशन होने से पहले वो कह रहे हैं कि 18,000 रुपये चाहिए फीस चाहिए, तब तो आप कर पाओगे। तो मेरे हमारे साथी थे लक्ष्मीचंद जी, वो शायद समाज कल्याण के सचिव थे, हमने उनसे टेलीफोन किया। मैंने भाई साहब ये जो हम दोनों साथ थे IPS में था, मैं तब वो IAS में थे। मैंने कहा भाई साहब ये इसको आप बताइए, हम और आप तो कम फीस में दे कर पढ़े, तो स्कॉलरशिप हमें मिलता था, सरकारी नेशनल स्कॉलरशिप मिला, उसमें से भी मेरा 65 रुपया फीस का कट जाता था। ये कोई समझे कि हम सिर्फ आज की फीस से लड़े, एजुकेशन पढ़ाई वो भी गलत है। हमें स्कॉलरशिप ही नहीं मिला, तो स्कॉलरशिप सेंक्शन हुए मगर नेशनल स्कॉलरशिप मिलता था शुरुआत। तो मैं तो सरकार का वो हूँ, आता है तो मुझे तो सरकार ने खाने तक का दिया,
60 रुपया मिलता था, मेरे पास नहीं होता था, तो 60 रुपया से 6 महीने तक चालू होता था। जी। उसके बाद में मेरा स्कॉलरशिप मिलता था मुझे नेशनल स्कॉलरशिप, तब हम्म। उसमें से एडजस्ट होता था। तो ये जो मेरिट का कमाल है, हमने अपनी मेहनत से ही सब कुछ किया, वो उसमें हमारे गुरु लोगों का हम बड़े आभारी हैं, तो उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया। 5 मई में 8 साल 3 महीने का था, तब हम 5 मई को गिरफ्तार मेरे 7-8 किलोमीटर पैदल जी। गए पंडित जी। और वो समय भी 6 रुपये महीना मुझे मेरिट स्कॉलरशिप 6 साल। जी। तो वहाँ से जब हो सकता है तो हम कहते हैं कि भली शिक्षा हमारी सबसे, यहाँ एक दिन सेमिनार हो रहा था, हमारे जो गांधी जी हैं वो तो बेचारे नहीं रहे, सम्मान है, उन्होंने किया। वो जितने भी ये सिटी मॉन्टेसरी स्कूल थे इनके मैं खिलाफ था, क्योंकि मैं तो प्राइमरी स्कूल पढ़ के देखा था कैसे होता है क्या नहीं होता, उसको सुधारने की ज़रूरत है राधा दें अलग से सिटी मॉन्टेसरी। आप तो सिटी मॉन्टेसरी हो, कोई आवाज़ उठा रहा है, कोई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बात है कि डबल शिक्षा बंद होनी चाहिए? जो मालदारों के अच्छे बच्चे बड़े सही कहा है, वो विदेश में जाते हैं, औरों के नहीं जाते, गरीबों के जाते हैं। मगर हमने सिस्टम बनाया था कि गरीबों के भी जाएँ, जी। गरीबों के भी जाएँ, जिससे दोहरी शिक्षा नीति समाप्त की जाए। वो दोहरी शिक्षा नीति का अटैक किया, हम्म। और दोहरी शिक्षा नीति जब तक खत्म नहीं होगी हम्म। तब तक ये ऊंच नीच की भावना नहीं करेगी। इसलिए ऊंच नीच पे जो अटैक जो है वो दोहरी शिक्षा नीति खत्म होगी। जी। जी बिल्कुल। जिन लोगों के सवाल थे उन सवालों को कटघरे में द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी ने खड़े किए और बेबाकी से डॉक्टर चंद्रपाल साहब ने उनके जवाब दिए। जिनको ये लगता था कि डॉक्टर चंद्रपाल जी ने कुछ नहीं किया एजुकेशन के लिए, तो उनके लिए ये खास वीडियो पूरी देखने के लिए ज़रूरी है कि वो पूरी वीडियो देखें और उनको ये साबित होगा कि आखिरकार डॉक्टर चंद्रपाल जी ने कितना एजुकेशन हित के लिए और सिर्फ यूपी ही नहीं पूरे भारत के लिए उन्होंने काम किए। ब्रॉड शिक्षा का मुझे डायरेक्टर बनाया था टीएम गाजियाबाद हटाने के बाद, जहाँ बनाया मैं सचिव एजुकेशन एंड डायरेक्टर ब्रॉड शिक्षा। जी। ब्रॉड शिक्षा एक क्रांतिकारी स्टेप था, मैंने उसमें बहुत इंटरेस्ट दिया। मालूम उसको हम लोगों को यूनेस्को ने अवार्ड दिया, और यूनेस्को ने मलेशिया, सिंगापुर और 3 कंट्रीज को हम लोग, तो और हमारे साथ एक और था, तो हम लोग गए फ्री में, यूनेस्को ने भेजा। ये बड़ी बात है, ये है ये अवार्ड समाज का। तो अब जो चंद्रपाल को तो वो किसी न किसी तरह से कटाच करना ही है, क्योंकि कोई मैच नहीं कर पाया। जितने बैठे हैं IAS ऑफिसर्स वो देखते हैं एक छोटे छोटे इशूज़ हैं, वो पढ़े हैं, वर्षों हो गए, अभी तक उसका कोई डिसीजन ही नहीं लेना चाहता। कि मैं अपने साथी ब्रदर्स की मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता, मगर कम से कम ये तो देखें कि हम कितने सीनियर हैं। हमें ऑफ़र किया गया रिटायरमेंट एक दिन पहले बुला के मनमोहन सिंह साहब ने कि चंद्रपाल कोई भी पोस्ट ले लो जी। आप इमेजिन करो इतना बड़ा प्रिविलेज। तो मैंने कहा साहब करप्शन बहुत बढ़ रहा है, आप मुझे अपने करप्शन जितने भी हो रहा है उसको सिस्टम बनाने के लिए मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैंने कार्य विभाग उत्तर प्रदेश के लिए मुझे 10 महीने के लिए 10 दिन के लिए पोस्ट किया गया था, और मैं वहाँ 3.25 साल रहा, और तमाम कलेक्टर्स के रूप में जितने थे उसमें से 10 कलेक्टर्स को गोल्ड मेडल तक इनाम दिलवाया। उस सत्यापन में छोटे से मेरे पास 5 ऑफिसर थे, मगर दिखा दिया लोगों को कि चंद्रपाल केवल बहुत बड़े विभाग में रह के काम नहीं कर सकता, वो छोटे से चीज़ में भी काम दिखा सकता है। और वो दिखाया, और दिखाने के बाद पहली साल में जो बेईमान कर्मचारी अधिकारी थे वोटिंग करते थे, पहली साल में 23-24 हज़ार लोग सस्पेंड करवाए आपने। तो हाँ, योगेश नारायण साहब थे, तो कहते चंद्रपाल पे कैसे काम चलेगा। मेरी अगली साल नहीं होगा, सब गलत सलत है, रिपोर्टिंग करते रहते हैं गलत सलत। एंड 3 साल में वहाँ रहा, और 3 साल का जो पूरा कायाकल्प कर दिया आपने। कायाकल्प कर दिया, और लोग समझते थे हमारा मंत्री तो राजमंत्री थे, वो कहते चंद्रपाल जी आपने तो मुझे मुख्यमंत्री बना दिया। मैं कौन होता हूँ सब बनाने वाला, कि मैं अकेला था प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में, मंत्री के रूप में जाता था तो सर्किट हाउस में एक आदमी कोई अर्थशास्त्री अधिकारी आता था, और तो कोई पूछता ही नहीं था। और अब आपने जब कर दिया है सिस्टम, सारे कलेक्टर के अधीन सारे अधिकारी जो साथ करते हैं, और कलेक्टर के कहना मानना पड़ेगा उन्हें, कलेक्टर के अनुसार सत्यापन करना पड़ेगा। हम लोगों का जो शासन आदेश था वो इतना अच्छा था कि उसको भेजा गया यहाँ से पूरे देश के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर साहब ने सारे देश में उसको सर्कुलेट करा गया कि ये सिस्टम करप्शन दूर करने के लिए होना चाहिए। इसलिए हमारा मुद्दा आपने रखा है करप्शन दूर होना चाहिए, क्योंकि छोटे से लेकर ऊपर तक अगर करप्शन होगा, और करप्शन ऊपर से चलता है, भ्रष्टाचार फ्लोज फ्रॉम अबव ऊपर से, तो पहले ऊपर के जब देखता है तो जनता देखती है कि वो तो उसको करप्शन कर रहा है,
उसने महल बना लिए, ये करिए, फिर भी उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, तो मुझे भी तो नहीं करना चाहिए। तो जी बिल्कुल। तो छोटे छोटे करप्शन जो है नीचे वाले लेवल के, वो नुकसानदायक है समाज के लिए, क्योंकि काम ही नहीं हो पाते उसके करप्शन के बाद। तो भ्रष्टाचार हटाओ, देश बचाओ, ये पहला हमने इसीलिए पार्टी में रखा। और मनमोहन सिंह साहब से भी रिक्वेस्ट किया कि साहब अगर करना है तो अपने साथ रखिए, भ्रष्टाचार के बारे में हम लड़ेंगे, आपको रास्ता बताएंगे, ये करेंगे, वो करते। जनता पद नहीं है तो मुझे प्रोग्राम फिर से मैंने कहा प्लानिंग कमीशन भेज दीजिए, तो वो करें मुझे मॉनिटरिंग से पूछना पड़ेगा। तो मैंने साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं नौकरी करूँगा। तो मैंने नौकरी नहीं करी। राजनाथ सिंह ने खुद कहा, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, इसलिए तो मैंने उनको साफ कहा कि आपने भी मुझे मेरा काम पकड़ दिया था रेवेन्यू सेक्रेटरी का गलत तरीके से जी। हाँ, इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकता। बिल्कुल आज भी कह रहा हूँ, इसलिए नहीं आ सकता। हालांकि मुझे पसंद है, वो मुझे पसंद करते थे। और किसी ने आके कुछ कह दिया कि उनकी मुझसे 2 लाख इलेक्शन लड़ेंगी, और अगर वो रहेंगे, चंदपाल रहेंगे, प्रोफेसर विराजस, तो वो बिमला जीत जाएगी, तो बनाना निकालना। तो बिमला के हराने में तो सारी शक्ति लड़ाते थे लोग, मायावती ने भी शक्ति लड़ाई उनको हराने में। चंदपाल को 4 बार हराया, एसपी सिंह बघेल को खड़ा कर दिया। एसपी सिंह बघेल अभी खड़ा जी सर, आगे हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। चूँकि इतिहास लंबा है और समय बहुत कम है, तो इसलिए सर आगे की चर्चा हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। लेकिन अभी एक सवाल हमारे बीच आ रहा है, क्योंकि हाल ही में पिछले कई महीनों से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन बोध गया बिहार में चल रहा है। करीब 107वां दिन आज हो रहा है, और इस बीच में कई जो है वहाँ पर जो है आंदोलन कई बारी वहाँ से हटा, कई बारी फिर स्थापित हुआ, और फिर आंदोलन हटा और फिर स्थापित हुआ, फिर हटा, अब जाकर के एक निगमा मोनेस्ट्री में वो शिफ्ट हो गया है। फिलहाल एक कमरे में आंदोलन चल रहा है। पूरे आंदोलन को कैसे देख रहे हैं सर, क्योंकि आप इतने हाई रैंक के आईएएस रहे, 36 वर्ष आईएएस का आपका तजुर्बा है, और 3 वर्ष आईपीएस का आपका अनुभव है, और 2 वर्ष आपका लेक्चरर का एक्सपीरियंस है एक शिक्षा में। कैसे देख रहे हैं सर पूरे आंदोलन को? क्या आंदोलन बौद्धों की जीत की ओर जा रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं इस कड़ी में जो भी अभी तक आंदोलन 107 दिन के अंदर जो कुछ हुआ, इस आंदोलन से कहीं ना कहीं मनुवादियों को बेनिफिट हो रहा है? कैसे देखते हैं पूरे आंदोलन को? है, पहले तो मैं सभी बौद्धिस्ट के अनुभाइयों के लिए, उसके लिए मैं वो बता है, बड़े दुख है कि मैं मेसिस की बीमारी के कारण वहाँ खुद पर्सनली रह नहीं पाया। सुनता जरूर था, पढ़ता जरूर था, न्यूज़ है, क्योंकि मेरा बुद्धिज्म में बहुत इंटरेस्ट है, और उसके कारण मैंने बुद्धिज्म में डीलिट किया है। केस में कितने बुद्धिज्म में डीलिट करने वाले लोग हैं मुझे नहीं मालूम, मगर मैंने डीलिट किया बड़े गर्व के साथ, और उसमें तमाम अड़चनें लगाई हैं। डीलिट करने के लिए गवर्नर तक को ऑर्डर करना पड़ा कि चंद्रपाल क्यों नहीं डीलिट कर सकता। ये लिख दिया कि चंद्रपाल इज नॉट अलाउड, आईएएस इज नॉट अलाउड टू डू डीलिट आफ्टर पीएचडी। तो फिर गवर्नर साहब के पास गए हम, और हमारे प्रोफेसर साहब JMS वर्मा थे, उन्होंने गए, और फिर हमने सत्यापित किया कि हमने तैयारी कर रखी है। 2006 में प्लानिंग कमीशन में था भारत सरकार में, तो मुझे PhD मिलती है पिछड़ा उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन और कारण और निवारण, इसमें मैं PhD हूँ उत्तर प्रदेश के विषय में जी। उसके बाद जब यहाँ से हुआ एनकरेज हुए थे, हमने कहा करो फिर डीलिट करते। तो 2006 में एडमिशन लिया, और उसको 2006 में न करते करते कोई करके नहीं दे, गवर्नर ने, वाइस चांसलर ने लिख दिया, सरदार वाइस चांसलर, सरदारों के दिमाग में हम समझते हैं कुछ अंटरटेनमेंट्स के लिए वो होने चाहिए, उसे एनकरेज करना चाहिए। लिखता है अपने हाथ से उन्होंने लिखा कि ही डॉक्टर चंद्रपाल नॉट अलाउड टू डू डीलिट इन बुद्धिज्म। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, हमने प्रेजेंट किया, हम प्रोफेसर साहब गवर्नर साहब के पास गए, गवर्नर साहब को बताया, फिर इन्होंने लिख दिया कि साहब ही शुड अप्लाई एफ्रेस, यानी 2006 में अप्लाई किया था, उसको फिर करके हम रिटायरमेंट होने के बाद आ गए 2008 में 2008 में रिटायर। जी।
तो जब 8 में रिटायर हुए तब आ गए, तब हमने कहा अब हम डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने में उन्होंने इतने अड़चन लगाए, कोई बाबू टाइप के लोग अड़चन लगा रहे हैं, कुछ अड़चन लगा रहे हैं, कुछ न कुछ करते रहे और अंततः ये लिख दिया कि ही शुड अप्लाई एफ्रेस, यानी 2006 से तैयारी करते 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 12 तक कहा जा रहा है कि फ्रेश अप्लाई करो। तो गवर्नर साहब के पास पहुँचे, गवर्नर साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, he should be considered admitted from 2006। दैट डेट से जब से उनका एडमिशन हुआ था माना जाता, तब से ही विल बी अलाउड टू डू इट। एंड क्वाजी जुडिशियल ऑर्डर उन्होंने पास किया और क्वाजी जुडिशियल ऑर्डर से मैं डिलीट कर पाया। मैं 6 महीने करीब रह गए थे, फिर मैं लिखने पे बैठ गया, तो पढ़ाई लिखाई करके दिन रात पढ़ के हमने डिलीट किया है। इसमें जहाँ तक संबंध है, क्योंकि अब आपको मालूम होगा कि हम प्रिंसिपल एडवाइजर प्लानिंग कमीशन थे, 2000 यहाँ से गए थे, तो प्लानिंग कमीशन में प्रिंसिपल एडवाइजर बनाया गया था। और प्रिंसिपल एडवाइज़र में मैं स्पेशली कि SC ST OBC माइनॉरिटी का सर को तो देखता ही था, मगर साथ में सभी स्टेट्स के जितना भी SC ST की योजना थी उसको मेरे बिना कोई भी एक पैसा नहीं मिल सकता, मुझे ही से पास कराना पड़ता। उसमें हमने कंडीशन ये लगाई जो उत्तर प्रदेश में हमने किया है कि स्वीकार सब प्लान अलग से बनना चाहिए और औरों की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। उनके स्कूलों, नए स्कूल खुले, उन स्कूलों में उनकी बच्चों की संख्या ऐसी होनी चाहिए कि वो हों और अच्छे से अच्छे एजुकेशन उनको मिलनी चाहिए, तभी वो मॉडल टाइप जो मॉडल स्कूल खोले गए, 36,000 मॉडल स्कूल उनसे अलाउ कराया गया था। तो वो जो है आप समझो कि उससे इतना अच्छा लगा कि वो उन लोगों ने मुझे वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड का स्पेशल एडवाइज़र बनाया कि ये इन स्टेट्स का प्लान तो पास हो ही नहीं सकता जब तक जनपाल का SC ST अलग से ईयरमार्क करके नहीं दे दे। तो सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को आते थे, पेशी होती थी। नरेंद्र मोदी वॉज ऑल्सो वन डे ही वाज सिटिंग विद अस एंड मोन्टेस्नो अहलूवालिया, चंद्रपाल से सूरताज का काम देख रहे थे, हर काम। तो हमने क्वेश्चन किए होंगे उनको, शायद उनको बुरा लगा होगा, क्या होगा। तो बाद में जो है उन्होंने किसी से कहा कि वो तो IAS ऑफिसर है, उनसे तो मुझे डर लगता है, यानी मेरा बैचमेट है मैंने साहब, इतनी बड़ी हिमाकत कैसे कोई कर सकता है कि प्राइम मिनिस्टर को डर महसूस हो। क्योंकि उन्होंने बुलाया था मुझे 2022 में, यही जो अपने मिश्रा जी हैं उन्होंने बुलवाया था, बुलवा के कहते तेरे पास तुम इनके साथ आ जाओ और इनका भला होगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर का भला होगा। मैंने कहा साहब ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, बुरा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, बड़े विद्वान हैं, बड़े मेहनती हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो गरीबी से उठे हैं, हम भी गरीबी से उठे हैं और बहुत सी आदतें हमारी उनकी एक ही है, मगर हमारी यही है कि हम भ्रष्टाचार के कहा, हमने भ्रष्टाचार हमने झेला है, भ्रष्टाचार नहीं किया तो ट्रांसफ़र हो जाता था। 6-6 महीने हम छुट्टी बैठे रहे, एक मकान न देने पर हम हाउसिंग बोर्ड से ट्रांसफ़र हुए। ऐसे ही तमाम बातें, हर जगह कोई बात नाराज़ हो गई इस बात में क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पाकिस्तान बनवा दिया, हमने सेमिनार किया, सेमिनार में कहा बाबा साहब ने कई पाकिस्तानी बनवाए, गलत है, उनका नाम बदनाम करोगे तो हम अच्छा नहीं लगेगा और हम कहेंगे कि हम पे हिंदू नहीं है। इस बात पर मायावती जी ने तक ने हमको 6 महीने के लिए ट्रांसफ़र कर दिया और मेंबर जुडिशल बोर्ड जो बनते हैं बड़े भारी बुद्धिस्ट के, वो बुद्धिस्ट जब वो बन रहे पहली बार जो चीफ मिनिस्टर बनी थी तो दलाई लामा आए थे, हम लोग गए और आए नहीं है, उन्होंने कहा हमें क्या लेना देना बुद्धिस्ट से, आप बुद्धिस्ट की बात उनको चेले चपाटे समझते नहीं, मानते नहीं। हम कहते हैं हमें मत मतलब बसपा सरकार में मायावती जी ने, अब वो उनके बारे में मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। हालांकि सारी योजनाएं मैंने बना के दी थी, 3 महीने रहे थे मैं उनके साथ और 3 महीने के बाद ये चली गई सरकार के, तो उसमें 3 महीने में मैंने जो किया है वो हिस्ट्री बताएगी मुझे, तो कोई सुनागा नहीं, हमें हमारे अलावा किसी ने नहीं किया। जी बिल्कुल। और उसके बाद वो दोबारा आए तो दोबारा आते ही आते वो जो रामजी उपाध्याय था उसने फट से हटवा दिया। अब कोई कहेगा अपनी सरकार, आजकल के हमारे लड़के जो हैं समाज के वो समझते हैं सरकार ने क्या किया, वो तो मायावती के खिलाफ पार्टी खड़ी कर दी, इसीलिए खड़ी कर दी कि हम दूसरी पार्टी में नहीं जाना चाहते क्योंकि करप्शन है सब जगह, जितने करप्ट पार्टियाँ हैं उनमें मैं नहीं जाना चाहता। सब ने ऑफर कर दिया है, नहीं जा सकता। मैं अपने कह रहा हूँ मेरे राजनीति अपराधीकरण बंद करो। अपराधीकरण गुंडे हैं, अपराधी राजनीति में अगर गुंडे आ गए तो वो क्या हो रहे हैं, गुंडों को टिकट दी जाती है, सब कुछ है, तो फिर वो क्या करते हैं समाज में? गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं, मार धाड़ के अलावा कुछ है? दलितों को मारना है तो जिसको चाहो उसको पीट लो, जब चाहो मार दो, ये सिस्टम है। तो इसलिए कहा हमें राजनीति में गुंडे हैं, बदमाश हैं, उनको मत टिकट दो और वो उनके खिलाफ कार्रवाई करो। भ्रष्टाचार देश का सबसे बड़ा दुश्मन हो गया है,
क्योंकि नासूर बन गया है, हर काम छोटे से छोटे भ्रष्टाचार के वाले फंसा हुआ है। राजनीति अपराधीकरण, भ्रष्टाचार एंड सांप्रदायिकता, हर बात छोटी छोटी बात पर सांप्रदायिकता, तनाव हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो ये कोई देश के लिए अच्छी बात तो है नहीं। ये इसलिए कहा सांप्रदायिकता बंद करो। और जो आज जो बात हमारी हो रही है, हमने ये सबसे पहले लिखा 2008-9 में जो पार्टी बनाई, उसमें लिखा है कि सांप्रदायिकता बंद होनी चाहिए। साथ ही हमने ये भी कहा कि ये जो जितने भी लोग इस तरह के आए हैं लोग, उन पर खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दलितों के लड़के को मिल गया, लेडी को मिल गया, पिटाई लगा रहे हैं, बेदर्दी से मारे जा रहे हैं, तो ये सब क्यों है? क्योंकि धमकी के मारे के जब हम बलवान हैं, जो चाहे मार डालें, जब चाहे कुछ कर लें। उनके लड़के जो बने, तमाम सेना बनी हुई है, क्या ज़रूरत है सेना रखने की? हाँ, आप मुझे बताइए, डेमोक्रेसी में सेना रखने नाम से क्यों? इन सेना जो रखने वाले लोग हैं, या कोई भी सेना हो, वो सेना वालों को वहाँ भेजिए बॉर्डर पर, पाकिस्तान के साथ लड़ें, हाँ, दिखाएँ अपनी बहादुरी। यहाँ पर गरीब आदमियों को मारने में सारी बहादुरी दिखाते हैं, ये भी ठीक नहीं। अब बुद्ध विहार का जहाँ से संबंध है, आंदोलन जब शुरू हुआ तो मैं दिल्ली में था, मिसेज की देखभाल कर रहा था, मेरे दिल में था कि मैं करूँ, तो मैंने चिट्ठी लिखी माननीय मुख्यमंत्री को, जबकि बिहार को बिहार बनाने वाला चंद्रपाल है, बता दे मुख्यमंत्री को, बता दी, सब लोग बता जी बात सही है, वो कह के नहीं है। पूरी कैबिनेट को मैं समझा के आया था कि अगर हमारी लाइन पे चलोगे, जो मैं बताया 2 साल राहुल का प्रिंसिपल एडवाइजर बिहार का, तो हमने जो लाइन बताई है वो चलाओगे तो बिहार डेवलप होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये सेक्रेटरी था जो RK सिंह, आजकल भी मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वो मुझे लेके घूम रहा था एक साथ, देखिए मैंने ये सड़क बनाऊंगा, मैं फिलहाल पुल बनाऊंगा, ये उस समय की बात है। वो IAS ऑफिसर जो RCP सिंह वगैरह जो है, वो मंत्री बन गए, क्यों? चमचागिरी करके पहुँच गया, हट गए वहाँ से, दूसरी जगह चले गए। तो ये सिद्धांत भी लोग हैं, हमने पार्टी से लिए थे। आप कहाँ की डिक्टेट ये जो हो रही है, जो जिसे कहते हैं आतंकवाद पर हमने जितना जोर दिया अपनी पार्टी में, कोई भी सोच भी नहीं सकता। अब प्राइम मिनिस्टर ने उसको आतंकवाद की तरह किया है, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, मगर हमें नहीं रिकॉग्नाइज करें। हमारे खिलाफ SP सिंह बघेल को टिकट दिया भाजपा, जबकि जात बदली नहीं जा सकती, सभी जानते हैं, मगर कोई सुन ही नहीं रहा। तमाम जात, उन्होंने कहा कि जात के बारे में जांच होनी चाहिए, तो यहाँ पड़ी हुई है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में। कहाँ किसने क्यों, कौन नहीं जानता कैसे बघेल जो है गड़रिया जात से था, फिर छत्री बना, फिर उसके बाद जो है वो अब सुपास बन गया, और 2 बार MP बना दिया, 2 बार 4 साल के अंतर में 2 बार चंद्रपाल को 4 बार MP हराया। तो ये न्याय है? हम बेकार हैं जनता के सामने, और जो बेकार के लोग हैं, जो निरक्षर हैं, उनका टेक हैं, उनको टिकट मिलती है, और हमें ज़बरदस्ती कहा जाता है उनके हमारे साथ आ जाओ। अब किसी भी पार्टी हो, कांग्रेस ने हमारे साथ आ जाओ, अरे हम तो साथ है। जो हमने बताया 5 पॉइंट है हमारे, इन पॉइंट को जो याद रखेगा उसके साथ काम करेंगे, और नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जब तक ये नहीं होगा, जब 5 और बात नहीं हो, सांप्रदायिकता खत्म करो, राजनीति, जातीयता, जात के आधार पर हमको अपने पूरे जीवन में दलित IAS ने कहा, ये सुनने को कान बहरे हो गए। हम समझा कुछ न कुछ करेंगे इसके लिए, तो जातीयता समाप्त करो, ये मेरा पार्टी का फंडामेंटल राइट है। और कैसे जातीयता खत्म हो, ये हम बता रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर इसको अच्छी तरह सुन लें, और सुन के इसको बहस, अपने जुडिशल लॉ मिनिस्टर बने हैं, वो हमारी इज्जत किया था उन्होंने, हम जयपुर गए थे तब, मैं न्यूयॉर्क PCS ऑफिसर, और उनसे पूछ लें। और मिनिस्टर ने हमारी आकर कहा कि क्या ऐसे जात नहीं खत्म हो सकती? जात खत्म करने के लिए, धर्म हम नहीं कह रहे कि आप पर, जात खत्म करने के लिए कोई भी धर्म हो, सब जात खत्म हो जाएगी तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा, तो मानव एक समान हो जाएगा। तो जातीयता खत्म करने के लिए हमने कहा है कि आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 में के अंतर्गत बिल लाओ। Whosoever practices casteism, he should be punished। नंबर 1 आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 है, ये मेरी पार्टी का उद्देश्य है, लिखा हुआ, अप्रूव्ड है आपने कमीशन से। चीफ मिनिस्टर नरेंद्र, उनको हमने उनको लिखा, बिहार के चीफ मिनिस्टर को, कि इसको आप जल्दी से जल्दी समाप्त करिए, और हमारे बुद्धों का अधिकार है, और बुद्ध के अधिकारों को छीना नहीं जा सकता, आप दबा नहीं सकते। तो सारे संसार में बुद्धिस्ट जो बने हुए हैं, 84,000 इस्तीफा थे, वो नष्ट हो गए, उनका कोई रेनोवेशन की बात क्यों नहीं करता? उनका रेनोवेशन करें। जो बुद्ध विहार थे आके आक्रमणकारियों के द्वारा उसको तोड़ा गया, तो फिर तो उसको उस पर किसी ने आवाज़ उठाई। और हाँ, टूरिज्म का जहाँ तक संबंध अगर आप पूछोगे, तो जितने भी टूरिस्ट प्लेसेज हैं उत्तर प्रदेश में,
सारे के सारे का रिनोवेशन के बारे में प्रोजेक्ट जनपा ने बनवाई थी 77-78 में। 4 लाख रुपए में मुझे बुलाया गया था। उस समय मुश्किल से 4 लाख के जगह 8 लाख रुपया, वो 24 लाख रुपया था। फिर दूसरे साल जब मैं वहाँ हुआ तो 15 करोड़ रुपया मिला था। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आप पूरी हिल्स में सब मेरे जाके छांटे हुए हैं, मेरे द्वारा बनवाए हुए हैं। टूरिस्ट बंगलो, जितने टूरिस्ट बंगलो, जितने भी टूरिस्ट फेस्टिवल्स हैं ये बनवाए। एक 26 जनवरी का यहाँ होता है, वो भी हमने तपास से साहब से गवर्नर उनके माध्यम से कह के कि साहब एक आपने नेशनल लेवल का जो बनता है एक यहाँ पर चलाने दीजिए। लखनऊ फेस्टिवल शुरुआत किया, आगरा फेस्टिवल, बनारस फेस्टिवल, कोई भी जगह ले लो जिसमें फेस्टिवल नाम की चीज़ जनपाल के अलावा किसी ने और ने सोचा हो। हाँ, फिर भी हमने कुछ नहीं किया, नाम ही नहीं आने देते। ITIs है, ITIs को जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। क्या लगता है सर, 107 दिन हो चुके हैं, महाबोधि महाविहार ये वो महाविहार है जिसको महान सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध की तपोभूमि जो वहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस उनकी याद में उस विश्व के सबसे बड़े टेम्पल में वो टेम्पल माना जाता है जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में घोषित कर रखा है। आज वहां पर जो है ब्राह्मण लोग जो है कब्जा कर रखे हैं, क्योंकि धर्म भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें अपने अपने धर्मों को उनको मानने का प्रचारित करने का अधिकार है। तो ऐसे समय में बौद्धों के महाबोधि महाविहार में ये लोग जो है जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो बौद्धों के मंदिर में कब्जा कर रखे हैं। तो जिसकी लड़ाई जो ये आंदोलन हो रहा है इसको लेकर के मैंने उसे देखा है जी, वो बहुत गलत, शुरू से ही गलत प्रथा पड़ गई है जी। और गलत प्रथा को अभी तो हमने कहा था, मुख्यमंत्री हमने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लिखा था, क्योंकि हम जानते थे 2 साल हम वहाँ रहे, प्रिंसिपल एडवाइजर रहे बिहार के, और बिहार के डेवलपमेंट के लिए पूरी किताब लिखी हम, और बिहार के डेवलपमेंट कैसे हो, और पूरी कैबिनेट को समझाते हुए हम आए थे। जब हम प्लानिंग कमीशन से आए थे, सेक्रेटरी NSR भी बने थे, सब रखी है और उनको जाना मालूम होना चाहिए। और DG प्रोजेक्ट हमने सेंक्शन किया जो बाद में बड़े हो गया, पर जब तक DG भेजते थे जब वो मुख्यमंत्री थे तब हैं, हम प्रिंसिपल एडवाइजर थे और सेक्रेटरी थे, वो तो ठीक है। मगर उसके बाद उन्होंने कभी ये भी नहीं कहा कि चंपल आके मिल लो, या हमसे कहा हमने मैंने आई विल लाइक टू डिस्कस दिस प्रॉब्लम विद यू। अब आंदोलन हर जगह, आंदोलन तो ठीक नहीं है, मैं तो आंदोलनकारी नहीं हूँ, मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ, आंदोलनों को समाप्त करने वाला रहा हूँ, मैं आंदोलन नहीं चाहता। आंदोलन बाबा साहब ने भी कहा था कि आंदोलन हम नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से बात करेंगे, और हम अधिकार है हमारा शांतिपूर्ण ढंग से बैठने के, कितना भी कोशिश कर ले। अब जो बुद्धिस्ट का जो बुद्ध विहार का वाला मामला है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता। हमारी मिसेज बीमार थी, मैं नहीं आ पाया, मैं आऊँगा जाऊँगा, और ये सुनिश्चित करा जाएगा कि हर हालत में जो आधिपत्य है वो बुद्धों का ही वहाँ होना चाहिए। मुझे चीप पॉलिटिक्स नहीं करनी है, न धन कमाना है किसी से। लोग तो बहुत से तो धन कमाने, मुझे बताया कि धन कमाने में लगे हुए हैं, बाहर से आ गए, इधर से चले गए, यहाँ घूम आए और चोला पहन लिया है, एक आध का किस्सा में तो बनते हो गए बहुत बड़ा, और मैं जानता हूँ कि उनकी औकात क्या है बनते रुपये कमाने के अलावा इधर उधर जाके हैं। तो ये सब ऐसे लोगों को कौन पूछे, मंत्री रहा है या कुछ रहा है, वो पता लगा के बनते कल मीटिंग कर ली, रुपया कमा लिया, पहुँच गए वहाँ पर हंगामा करने। तो हंगामे से बातें नहीं होती, तर्क से होती है। तो लॉजिक, बाबा साहब ने कहा था लॉजिक होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, और तर्क के आधार पे हम लोग जीत रहे, तो तर्क के आधार पे हमें दो। ऐसे समय में जहां पर भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली विश्व गुरु तथागत बुद्ध को माना जाता है, और बुद्ध पूर्णिमा के ठीक दिन शाम की घटना है जहां पर जय श्री राम का नारा शुरू होता है और उसके बदले जय भीम का नारा दिया जाता है। ये महाबोधि महाविहार के प्रांगण स्थल की बात है जो बौद्ध विहार है। तो ऐसे स्थिति में वहाँ पर घटना होती है जिसमें वो घटना बढ़ते है, और ऐसे जिसमें जो इस जय श्री राम के नारे लगाने वाले उल्टा अम्बेडकरवादी बौद्धों पर हावी होते हैं, और पुलिस प्रशासन है जो वो भंते विनाचार को अरेस्ट करता है। क्या लगता है सर, ये इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, इस मामले का जैसे मैंने बताया, मैं मौके पर था भी नहीं, न मुझे मालूम था इस परिस्थिति में गिरफ्तारी हुआ है। जो भी जय भीम और जय श्री राम का जहाँ तक नारे लगाने का बात है, हर आदमी कोई भी स्वतंत्र है अपने अपने लगाने के लिए। धर्म के नाम पर वो अनुसूचित जात के लोग समझते हैं कि हमारे, और बैकवर्ड के लोग समझते हैं कि हमारे जो कुछ रास्ता बताया है वो
जय भीम वालों ने जो बताया, बाबा साहब ने बताया, तो उसको टेकअप करके अपना वो बात करते हैं। ऐसे ही वो तो जय श्री राम कहते हैं, ठीक है, अपना जय श्री राम जो है जिनके उन्होंने शब्द के दिल में बसा हुआ है। मैं भी हनुमान जी का भक्त हूँ, यानी भक्त था, अभी भी हूँ, मेरे हाथ में हनुमान जी छपे हुए हैं। मगर जब महसूस हुआ कि ये तो सब ढोंग है, इससे तो कुछ होने वाला है नहीं, साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तो उसी की तरह से हमने तो बीएससी तक हम जो भूखे रहते थे, क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा कि आखिरकार ऐसे गुंडे बदमाश कैसे पहुंच गए और कैसे किस तरह से हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की। बिहार का तो वही हो रहा ना, किसी ने जय भीम किया तो मार डाला, तो ये तो हालत हो रही है। तो इसलिए मैं तो सबसे जय भीम वालों से कहता हूँ, भैया ऐसे समय में ध्यान से रखो, क्योंकि लोग जो देख रहे हैं, आरएसएस के लोग हैं कहो, चाहे किसी के आदमी कहो, वो सेना बना रखी है, तो सेना को क्यों ऐसे सेना प्रोत्साहन दिया जा रहा है? मारने पीटने के लिए दिया जा रहा है, तो मारो पीटो, मार डालो। ये तो कोई बात नहीं होती कि उसमें न्याय की बात मत करो और उल्टे डंडे पीछे तो क्योंकि मारने डालने तो रहे ही हैं, बहादुरी तो इनकी देखी है हमने हज़ारों वर्षों से। मारने पीटने का ही वो तो रहा है। जब बाबा साहब ने कम से कम संविधान बना दिया, मार्गदर्शन दे दिया कि इसके अनुसार कार्रवाई करो, उसको भी छोड़ के हिंसा पे उतारू है, तो फिर ठीक है, बहुत अच्छा है। अगर आपको दूसरी कंट्री के लोग समझते हो इनको, तो मारो पीटो, ये तो कोई बात नहीं होती। अरे बिना एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि कहाँ पर झगड़ा होने वाला है, हमने बनाया है। जैसे लैंड के ऊपर झगड़े होते हैं, तो हमने कहा कि लैंड का जो झगड़ा है उसमें जिसके बीच में झगड़ा हो रहा है, वहाँ पर एक नायब तहसीलदार भेजिए और दरोगा भेजिए, डीएम को कहा है, लिखा है, ऑर्डर है, शासनादेश है, और वो जाएंगे और उस ज़मीन के बारे में डिस्पोजल करके आएंगे, ख़त्म करेंगे मौके पे। तो ये है। दूसरा, जनता को मिलने नहीं दिया जाता था, तो हमने कहा कि हर हालत में एक जनता दर्शन होगा, 10 बजे से 12 बजे तक बैठेंगे, जिससे कि वो कोई भी आदमी गांव का गरीब आदमी आके बैठ के कलेक्टर से और कमिश्नर से मिल सकता है, किसी भी ऑफिस में मिल सकता है। हाँ, यही बात है, जनता दर्शन होगा चीफ मिनिस्टर के यहाँ, तो जनता दर्शन चीफ मिनिस्टर के यहाँ जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री अच्छे हैं, वो चीफ मिनिस्टर के यहाँ दर्शन लगाते हैं, मैं भी जाऊँगा एक दिन उनके दर्शन में कि ये समस्या लेकर के साहब ये है। कम से कम ऐसे एक्सेसिबिलिटी जिसे कहते हैं, जब प्रशासन का एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी जनता की, तो कैसे कहें? आप डरा के बैठा रखे हो। तो हमने ये खोल के रखा था, दरवाजे खुले हैं, सबके दरवाजे खुले होने चाहिए, हर एक का अधिकार है मिलने का, और उसी तरह से काम होता है। जी सर, जनता के लिए संदेश। मेरा जनता से ये संदेश है कि राष्ट्रीय एकता अखंडता जो बाबा साहब ने कहा है कि मैं भारतीय हूँ, पहली हूँ, भारतीय मिडिल में हूँ, नथिंग एल्स बट भारतीय, ये बात तो हमको सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। जुल्म जास्तियाँ तो आपके साथ नसीब में है, हज़ारों वर्षों से होता रहा है, बहुत अंतर पड़ा है बाबा साहब के संविधान के लिए, इसलिए आप पूजा करते हो। हम लोग भी संविधान के अनुसारी बने हैं, शिक्षा पढ़ाई है, तो संविधान अगर नहीं खोला होता तो हम कुछ नहीं बन पाते। तो बाबा साहब के तो हम पुजारी हैं ही, मानते ही हैं, जय भीम भी कहते हैं और नमो बुद्धा भी कहते हैं, क्योंकि बुद्ध के हमने पढ़ाई की है कि उन्होंने ही सारे समानता का अधिकार दिया, सब समान माने गए हैं। इतिहास जो गवाह है, और हम तो बता सकते हैं कि हमने डीलिट किया है तो शुरू से लेके अब उस पर अलग से चैप्टर की बात है, किसी दिन सेमिनार करूँगा। एंड जितने भी बुद्धिस्ट के विद्वान लोग हैं पूरे देश के, उनको यहाँ बैठक बुलाऊँगा और उन बैठक में बताया जाएगा इस सॉल्यूशन का क्या होगा। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक ढंग से हो, बुद्ध के रास्ते से हो, और अष्टांगिक मार्ग का अनुकरण हो, और दया करुणा प्रेम मैत्री से आधार पर हम चलें। और दूसरी तरफ जो डंडे वाले हैं वो कैसे हों, तो उसको कैसे कैसे मुकाबला किया जाए और कैसे उसको आगे बढ़ा जाए, और मध्यम मार्ग ही रास्ता है, मध्यम मार्ग से ही सब कुछ हो सकता है, उसको अपनाया जाए। और मध्यम मार्ग से अपनाने के लिए मगर आपकी सशक्त शांतिपूर्वक सेना जो है, सेना वहना जितनी बनी हुई है, वो मेरा अनुरोध है माननीय प्रधानमंत्री से कि सेना वहनाओं के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में कृपा करके ये सेनाओं पर प्रतिबंध लगाइए, जिससे कि साधारण आदमी भी, सिंपल सा आदमी, गरीब आदमी भी अपना जीवन यापन कर सके। जिस तरह के आपने रास्ते बताए हैं, मैं एमएसएमई में मैं रहा हूँ, तमाम रास्ते गरीबों के लिए बताए हैं। 2 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकता है, कुछ भी कर सकता है, आपने उनको बरकरार रखा है। एजुकेशन में जो है वो मैं चाहूँगा कि हर लड़की को पूरी की पूरी 100% फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, चाहे किसी कास्ट की हो, क्योंकि लड़कियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आपका मार्गदर्शन बहुत अच्छा है। मैं आपका प्रशंसक ज़रूर हूँ,
मगर मैं चाहता हूँ कि भागीदारी जिस तरह से महसूस होती है वैसा होना चाहिए। और हमारे बीच में यही एक डिफरेंस है कि आप शायद भागीदारी को उस रूप में नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं, क्योंकि हमें गाली मिलती रही है दलित। और क्या आज भी देख लीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गए, उनको स्वागत करने के लिए कोई नहीं था। तो आश्चर्य होता है, हंसी आती है ऐसे छोटे से आदमी के हम। जय भीम, नमो बुद्धाय। और जय भीम किसी को गाली नहीं है, जय भीम का मतलब है जय संविधान, जय संविधान, जय भारत, जय भारत और जय संविधान। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे डॉक्टर चंद्रपाल साहब, जिन्होंने द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास स्क्रीन पर समय दिया, द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को समय दिया। इस पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जो साथी हमारे दर्शक चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार। और हाँ, जो साथी पूरे इस खास प्रोग्राम को अंत तक देखे हैं उनसे हमारी गुजारिश है इस पूरे प्रोग्राम को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।